हेलो स्टूडेंट्स, UR80 PG का हम एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। टुडे विल सॉल्व सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ UR80 PG, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एडमिशन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज द रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज रिलेटेड टू। संशोधित लेखा मानक 3 संबंधित है। फर्स्ट हमें गिवन है ऑप्शन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये हमारा होता है एस 9। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रिलेटेड है AS 6 से। कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? AS रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपका रिलेटेड होता है AS 2 से। इन चारों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनर्स पर्सनल ट्रांजैक्शंस are not treated as business transactions as per। स्वामी के व्यक्तिगत लेन देन व्यापार के लेन देन से किस परंपरा के तहत नहीं माने जाते हैं? दैट मीन्स बिजनेस और ओनर दोनों एक सेपरेट एंटिटी है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। तो इनमें से कौन सी कन्वेंशन उसे मानती है? दैट इज योर एंटिटी कन्वेंशन, पृथक अस्तित्व की परंपरा, जिसके अकॉर्डिंग ओनर के जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसको बिजनेस से अलग रखा जाता है, जिससे कि ओनर की लायबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो। तो इसका आंसर हो गया अपना एंटिटी कन्वेंशन। फर्स्ट हमें ऑप्शन गिवन है मैचिंग कन्वेंशन। मैचिंग कन्वेंशन का यही मीनिंग है कि जो भी हम एक्सपेंसेस इंकर्ड करते हैं उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है उस अकाउंटिंग पीरियड की, वो उससे रिलेटेड है, तो वो हमारा किस में आएगा? मैचिंग कन्वेंशन में। मैचिंग कन्वेंशन स्टेट्स दैट एवरी एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड should be matched with revenue same accounting period। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कन्वेंशन। रियलाइजेशन कन्वेंशन बोलती है कि जो भी मनी का आपका लीगल राइट क्रिएट हो जाता है उसे ही एंटर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेल्स का आपको ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलना इज नॉट सफिशिएंट, आप सेल्स कर देते हैं तभी आप उस पे अपना अकाउंटिंग करेंगे। सो रियलाइजेशन कन्वेंशन स्टेट्स दैट द रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मीन्स क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव मनी। जैसा कि हमने अभी सेल्स का एग्जाम्पल डिस्कस किया, जब आपने एक्चुअल सेल्स करी तभी आपका लीगल राइट होता है उसका मनी रिसीव करने का। फाइन। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, दैट मीन्स जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं वो आप ईयर वाइज सेम यूज करें अपने अकाउंटिंग के लिए, जिससे कि आप कंपेरेबल उसको बना सके, चाहे ईयरली हो चाहे इंटर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो। Fine. Next is unmarked application benefit is given to underwrites in first is gross liability ratio, marked application ratio, firm underwrite ratio, none of the above। अनचिन्हित प्रार्थना पत्रों का फायदा अभिभावकों को दिया जाता है। देखिए दो टाइप के आपके क्या होते हैं एप्लीकेशंस होती है, फर्स्ट होती है मार्क्ड, सेकंड होती है अनमार्क्ड। मार्क्ड एप्लीकेशन जिनमें कि स्टाम्प लगा हुआ होता है और एप्लीकेंट का नाम लिखा हुआ होता है। अनमार्क्ड में कोई भी स्टाम्प नहीं होता है, कोई भी नाम नहीं होता है। तो आप उसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। इसका कैसे हम करते हैं इसका ट्रीटमेंट? दैट इज ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, फिर बैलेंस आ गया लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, अब ये किस रेशियो में होता है? आपका ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। किस रेशियो में होता है? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। फाइन, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट बी contributors आर द नंबर्स whose membership is seized within the month of commencement of winding up। देखिए 2 टाइप की लिस्ट होती है, फर्स्ट इज लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए में होता है आपके प्रेजेंट होल्डर्स और लिस्ट बी में होते हैं आपके पास्ट मेंबर्स या होल्डर्स। ठीक है, प्रेजेंट होल्डर्स में तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उसका नाम रजिस्टर्ड होगा रजिस्टर में। फाइन। लिस्ट बी में कौन से होते हैं, लिस्ट बी के कंट्रीब्यूटर्स के लिए ये बोला गया है ये आपके पास्ट मेंबर्स हैं जो कि वाइंडिंग अप के 12 मंथ्स बिफोर तक आपके मेंबर्स रहे हैं, वो ही कंट्रीब्यूटर्स माने जाते हैं लिस्ट बी में। तो इसका आंसर क्या होगा, विद इन 12 मंथ्स ऑफ वाइंडिंग अप। नेक्स्ट है एक्स इंटरेस्ट प्राइस अंडर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स मीन्स द इंटरेस्ट फ्रॉम कैश डेट टू ट्रांजेक्शन डेट इज। देखिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस रेट में आपका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, एक्स मीन्स उसको आपने एक्सक्लूड कर रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सक्लूसिव। फाइन, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। कम इंटरेस्ट प्राइस में इंटरेस्ट की ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक के इंटरेस्ट है वो इसमें इंक्लूड होता है। टाना इज रिलेटेड टू, देखिए यहाँ पे आपको ये 3 रॉयल्टी के टाइप्स गिवन है। फर्स्ट इज पेटेंट, कॉपीराइट एंड माइनिंग। कॉपीराइट और है पेटेंट, इधर लेते हैं हम पेटेंट। ठीक है, कॉपीराइट किसके लिए होता है, ऑथर्स को सर्व करता है, जो आपके ऑथर्स हैं उनको, और पेटेंट इन्वेंटर्स को, जो कोई रिसर्च करके इन्वेंशन करते हैं वो इन्वेंटर्स को। सेकंड, ये क्या होता है, क्रिएटिव वर्क होता है। इसमें क्या आ गया आपका, फोटोग्राफी, म्यूजिक, आर्ट। ठीक है, म्यूजिक, आर्ट। इन्वेंशन हुआ तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रांट परमिशन टू एक्सप्लॉइट द इन्वेंशन। इन्वेंशन को एक्सप्लॉइट करने की आप परमिशन ग्रांट करते हैं। ठीक है, अब ये किस में यूज आता है आपका, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो अब आपको समझ आ गया कॉपीराइट क्या है और पेटेंट क्या है। इनके अगेंस्ट लाइसेंसर को मनी पेड करता है फॉर द यूज ऑफ देयर क्रिएटिव वर्क के लिए हो गया तो कॉपीराइट हो गया, और इन्वेंटर्स के लिए हो गया तो पेटेंट हो गया। ये आपका सर्टेन कमीशन भी होता है, फिक्स्ड भी होता है। तो ये दोनों आपको क्लियर है। जो नजराना है वो किससे रिलेटेड है, कॉपीराइट रॉयल्टी से रिलेटेड है। ये एक एक्स्ट्रा पेमेंट है, आप रॉयल्टी पेड करने के बाद भी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, वो क्या होगा आपका नजराना, जो किससे रिलेटेड है, कॉपीराइट रॉयल्टी से। नेक्स्ट इज माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी इज लिवाइड इन द रेफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स। जो भी आप मिनरल्स के प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो भी रॉयल्टी होती है वो क्या होगी, हमारी माइनिंग रॉयल्टी। नेक्स्ट है डबल अकाउंट सिस्टम इज यूजफुल फॉर। देखिए हमारे 2 अकाउंट सिस्टम है, फर्स्ट इज सिंगल अकाउंट सिस्टम, सेकेंड इज डबल अकाउंट सिस्टम। सिंगल अकाउंट सिस्टम में आप क्या बनाते हैं, 1 बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, और डबल अकाउंट सिस्टम में क्या बनती है, 2 बैलेंस शीट बनती है। दैट मीन्स एक तो बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, सेकंड बनता है जनरल बैलेंस शीट।
ठीक है। और ये किस में बनती है? जिनकी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है। तो आप जिनकी फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज जिन कंपनीज में बहुत ज़्यादा होती है, गैस कंपनी, रेलवेज, ट्रामवेज, इनकी फिक्स्ड कैपिटल लार्ज अमाउंट में होती है, इसलिए इनके लिए कौन सा सिस्टम है? डबल अकाउंट सिस्टम है। दैट इज ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के आपको ये 4 सिस्टम बता रखे हैं। अब पूछा गया है जो मर्केंटाइल सिस्टम है, जो आपका व्यापारिक प्रणाली कहलाती है, वो कौन सा है? डैट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारी बहुत पुरानी पद्धति चली हुई आ रही है। इस डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या किया जाता है? जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उससे हमारी दोनों साइड इफेक्टिव होती है। फर्स्ट इज डेबिट साइड, सेकेंड इज क्रेडिट साइड, ठीक है। इसलिए इसमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोला गया है। फाइन। नेक्स्ट है डबल अकाउंट सिस्टम। हमने ऊपर डिस्कस किया था। डबल अकाउंट सिस्टम में क्या होता है? आपकी 2 बैलेंस शीट बनती है, एक कैपिटल अकाउंट, एक जनरल बैलेंस शीट। नेक्स्ट है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आपका सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में देखिए आप कैश और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ही एंट्रीज करते हैं, अदरवाइज रियल और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होती है इसमें। फाइन। कैश से रिलेटेड एंट्री होगी तो कैश और किसको दिया है और लिया है, तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो गई है। तो इसमें क्या हो गया है? कैश प्लस पर्सनल अकाउंट इफेक्टिव होते हैं, नो रियल एंड नॉमिनल। बट जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें आपके सारे अकाउंट इफेक्टिव होते हैं, रियल, नॉमिनल, ये सारे अकाउंट इफेक्टिव होते हैं। तो जो मर्केंटाइल सिस्टम से बेस्ड अकाउंटिंग है वो क्या है? हमारी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज अंडर विच कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन सेल्स इज मेड। किस परंपरा के तहत आय की पहचान होती है? जब बिक्री हो जाती है। दैट मीन्स जब आपने सेल्स कर दी है तब आपकी कौन सी कॉन्सेप्ट करती है? दैट इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल मीन्स something that becomes due, especially in the sense of money that yet to be paid or received at the end of the accounting period. That means accrual का ये मतलब है कि कोई भी मनी जो कि आपकी ड्यू हो चुकी है, आप उसको पे करने के और रिसीव करने का राइट ले चुके हो दैट अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो क्या हो गया आपका? अक्रूअल। फाइंड। और अक्रूअल कॉन्सेप्ट, अक्रूअल मीन्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, ये हो गए रिसीवेबल और ये पेएबल हो चुके। व्हेन they are receivable, when they are payable, yet they are not received in cash or paid in cash। वो सिर्फ क्या होने चाहिए? रिसीवेबल होने चाहिए, चाहे वो कैश में मिले या ना मिले। दैट इज योर अक्रूअल कंसेप्ट। फाइन। तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सेल्स इज मेड। इसमें हमारा कौन सा कंसेप्ट आ गया? अक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्या हो गए हैं? सेल्स होते ही वो क्या हो गई है? रिसीवेबल हो गई है। फाइन। नेक्स्ट हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, रेवेन्यू मैच कंसेप्ट। इसमें भी आपका रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों से रिलेटेड है। ये चाहे आप ये उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे रेवेन्यू हो और कॉस्ट हो। फाइन। चाहे वो कैश में रिसीव्ड हुई हो या नहीं हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या एम्फसाइज किया गया है कि वो उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए। फाइन।
तो आप जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इन रेवेन्यू और कॉस्ट को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्वॉल्व करेंगे जो कि उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। इसलिए रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू है, जो भी एक्सपेंसेस है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एम्फसाइज करता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट अब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज आपको गिवन है आप उसको कॉस्ट पर ही, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसी पर ही रिकॉर्ड करें। कॉस्ट कॉन्सेप्ट एम्फसाइज्ड दैट ऑल द असेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स परचेज प्राइस, जिसमें कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, इंस्टॉलेशन। फाइन, दैट मीन्स आप जो भी असेट दिखाएंगे उसको मार्केट प्राइस पे ना दिखाकर उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही आप दिखाएंगे। नेक्स्ट इज द पीरियड अफेक्टेड ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्सिक्वेंट टू फायर इज कॉल्ड। आग लगने के कारण व्यापार में अस्थिरता अवधि को कहते हैं, दैट इज इंडेमिटी पीरियड। जहाँ की अस्थिरता अवधि है उसको क्या बोलते हैं, इंडेमिटी पीरियड। अमाउंट ऑफ इंडेमिटी मीन्स दैट इज द वैल्यू जिसको कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को देने के लिए रेडी होती है बिकॉज उसके कारण उसका लॉस हुआ है। तो ये तो हो गए वैल्यू, तो इसलिए इसका आंसर नहीं है, पीरियड है। तो इंडेमिटी पीरियड क्या होगा आपका, दैट इज डिसलोकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्सिक्वेंस टू फायर। अब इंश्योरेंस पीरियड क्या हो गया, ये इट इज द टाइम फ्रेम इन विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज इफेक्टिव। आपका वो सपोज कीजिए साल भर की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका इंश्योरेंस पीरियड हो गया 1 ईयर, 2 ईयर की है तो 2 ईयर, दैट इज योर इंश्योरेंस पीरियड। तो क्लियर है, इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है अंडर डबल अकाउंट सिस्टम द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन पार्ट। ऊपर भी हमने बोला था 2 पार्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। फर्स्ट हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, सेकंड जनरल बैलेंस शीट, तो आंसर है बी। Next is purchase consideration under amalgamation in the nature of merger is computed by net asset method, lump sum method, share exchange method, all of the above। इसका आंसर क्या है, आप इन तीनों ही मेथड से इन द नेचर ऑफ मर्जर परचेज कंसिडरेशन करते हैं अमालगमेशन में, एकीकरण में। फाइन, अकाउंटिंग पर्पस AS 14 अपना रिलेटेड है अमालगमेशन से। वो क्लैरिफाई करता है अमालगमेशन कितने पार्ट का होता है, 2 पार्ट का। एक पार्ट तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, नेचर ऑफ मर्जर और ऑफ परचेज, ये 2 आपके पार्ट हैं। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम नहीं है। देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मींस नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। आप कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर लेते हैं बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी की एग्जिस्टेंस पे, उसके अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। बट लॉसेस से बाहर निकालने के लिए आप कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, दैट इज योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसके ये दोनों ही पार्ट है। फर्स्ट इज अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसका आंसर क्या है, कौन सी स्कीम नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव। हम इन दोनों को भी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसका फर्स्ट पॉइंट है आप कैसे अल्ट्रेशन करते हैं, इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। तो आपने क्या कर दिया, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। सेकेंड बी है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कैसे, कंसोलिडेशन मीन्स जो आपके स्मॉल डिनोमिनेशन के शेयर्स होते हैं उनको बिग में चेंज कर देते हो। लाइक 10 के हैं
उनको आपने 50 में चेंज कर दिया, 50 वाले को आपने 100 डिनोमिनेशन में चेंज कर दिया। इससे आपकी कैपिटल इफेक्ट नहीं होती है, बट नंबर ऑफ शेयर क्या होते हैं, इससे अफेक्टिव होते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट सी है सब डिवीजन। देखिए जैसे हमने कंसोलिडेशन में क्या किया, स्मॉल डिनोमिनेशन को बिग डिनोमिनेशन में चेंज कर दिया। अब ऐसे ही सब डिवीजन में क्या होगा, जो बड़े डिनोमिनेशन होंगे उनको किस में चेंज कर दोगे, स्मॉल डिनोमिनेशन में। दैट मीन्स 100 वाले शेयर आपने किस में कर दिए, 50 में कर दिए, 50 वाले 10 के कर दिए। इससे क्या होंगे, जो आपके स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट होंगे कंपनी की तरफ। फाइन। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और स्टॉक टू शेयर्स। डी पॉइंट हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ शेयर्स टू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, और स्टॉक टू शेयर्स। नेक्स्ट इज कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। अब इसमें क्या होता है, आप कोई भी एंट्री नहीं करते क्योंकि शेयर इशू ही नहीं किए हैं, ना कोई कॉल मनी हुई है। सिर्फ आप क्या करते हैं, अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंजेस कर देते हैं इन द बैलेंस शीट। तो ये जो 5 पॉइंट है वो क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल के हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसका फर्स्ट है रिड्यूसिंग अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग, ये अनकॉल्ड हो गई और ये रिड्यूस कर दिया आपने पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट है रिफंड एक्सेस मनी टू शेयर होल्डर्स। किस में इंक्लूड करते हो इन तीनों को, दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपको तीनों अकाउंट्स गिवन है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। दिस इज नॉट रियल और नॉमिनल अकाउंट। इक्विटी ऑफ अ कंपनी मीन्स, देखिए इसमें इक्विटी एंड रिजर्व सरप्लस दिया है, टोटल असेट्स दी है। टोटल असेट्स और करंट लाइबिलिटीज नो, ये तीनों ही नहीं है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यही हम एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन इक्विटी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस इज यूज्ड, वो 2 में यूज आता है, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स फॉर बोथ ए एंड बी। The profit included in the unsold stock, the receiving department, it transfer of goods is made as cost plus profit is set aside by। अब देखिए ये जो आप cost plus profit वाला करते हैं उसमें क्या होता है, क्रिएटिंग स्टॉक रिजर्व होता है। इसकी एंट्री क्या होती है, जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। तो जो भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है उसके लिए आप क्या करते हैं, स्टॉक रिजर्व क्रिएट करते हैं। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड इज द प्रॉफिट टू लेसी के लिए, दैट मीन्स पट्टेदार के लिए वो प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू, इसका क्या फॉर्मूला है आपका, सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। तो ये क्या है आपका, ये ऑप्शन बी। नंबर 21 इज प्रोबेबल एरर इज। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला बताना है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 SE।
0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट एन, ये आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबल एरर का। तो ये रिलेटेड है आपका ऑप्शन नंबर बी से 0.6745 SE। SE मीन्स स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट इज रिग्रेशन लाइन बिटवीन टू वेरिएबल्स विल बी इफ r equals to +1, r equals to -1, r equals to 0। डी है ऑप्शन ए प्लस बी बोथ। देखिए रिग्रेशन लाइन 1 तभी होगी जब आपका परफेक्ट कोरिलेशन होगा। परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है? जब आपके दोनों वेरिएबल में जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीज हो रहा है वो इक्वल रेशो से हो। फाइन। परफेक्ट कोरिलेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आपका क्या होता है? +1 और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आपका -1। इन दोनों पर ही आपकी लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर देती है और 1 होती है। ठीक है, तो आंसर है इसका ए प्लस बी बोथ। सो वी कैन से इफ द चेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 डेटा सीरीज आर इन इक्वल प्रपोर्शन इन सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन में होती है। इफ द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ 2 डेटा सीरीज in opposite direction but in equal proportion, that is your perfect negative correlation, हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्टेड एंड यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज। प्रगणक के स्वयं के द्वारा प्रथम बार संग्रहित व प्रयुक्त समंक होते हैं। डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर afresh at first time, that is called your primary data। प्राथमिक समंक जो कि एक प्रगणक अपने आप स्वयं ही उसको कलेक्ट करता है, that is your primary data। नेक्स्ट इज पब्लिश्ड डेटा। पब्लिश्ड डेटा यू नो कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, जर्नल्स होती हैं, अदर मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनमें जो भी डेटा अवेलेबल है दैट इज योर पब्लिश्ड डेटा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। डेटा दैट इज कलेक्टेड अर्लियर बाय समवन, किसी ने उसको पहले से ही कलेक्ट कर लिया है, अदर देन प्राइमरी यूजर और इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर ने उसको फर्स्ट टाइम यूज नहीं किया है, वो पहले ही किसी ने उसको यूज कर लिया है, आपने उसके यूज्ड डेटा को यूज किया है, दैट इज योर सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल मीनिंग मीन्स, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ है। स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा। तो डेटा में क्या आ जाएगा आपका? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों सिचुएशन किस में आ जाएगी? प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज पार्टीशन वैल्यू आर फाउंड बाय द कर्व। विभाजन मूल्य वक्र से ज्ञात करते हैं। यहाँ गिवन है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, ऑजाइव कर्व और पाई चार्ट। देखिए हिस्टोग्राम क्या है? ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म है जो कि टाइम सीरीज में यूज आते हैं। इसमें आप डेज, मंथ्स, ईयर्स इसको आप प्रेजेंट करते हैं। फाइन। और हिस्टोग्राम ये आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स हैं जिनको कि आप रेक्टेंगल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फाइन। इसमें सिर्फ क्या यूज आता है आपका? टाइम सीरीज। ये आपके रेक्टेंगल फॉर्म में आप फ्रीक्वेंसीज को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व ही यूज आता है आपका मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसमें आप क्या करते हैं? एक्स के परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे जो कर्व जाता है दैट इज अ ओजाइव कर्व, और इसी से आप मीडियन और डेसाइल, परसेंटाइल इसको आप फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ओजाइव कर्व। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है आपका? सर्कुलर चार्ट है। फाइन।
जिसको कि आप सर्कल में प्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, फॉरेन ट्रेड, ऐसे कंपोनेंट्स को आप किस में डिस्क्राइब करते हैं? पाई चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड करेक्टेड इफ x बार इज 20, n इक्वल्स टू 20, सिग्मा दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, करेक्टेड वैल्यू इज 13 एंड इनकरेक्टेड वैल्यू इज 30। ठीक है, अब इसमें आपके ये 4 ऑप्शन गिवन है, आपको करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा करेक्टेड एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस करेक्टेड x बार का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। तो अब आपको करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर और करेक्टेड x बार फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करें करेक्टेड x बार। कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड x बार। x बार है आपका 20। ठीक है, तो x बार का क्या फॉर्मूला होता है? x बार इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ है 20 इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय 20। तो सिग्मा x इक्वल्स टू आ गया आपका 400। फाइन। अब आपको करेक्टेड सिग्मा x निकालना है। तो करेक्टेड सिग्मा x के लिए आप क्या करेंगे? करेक्ट वैल्यू को तो ऐड कर देंगे प्लस करेक्ट वैल्यू और माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, क्योंकि आप पहले इसको ऐड कर चुके हैं। तो 400 प्लस 13 माइनस 30। ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है आपकी? दैट इज सिग्मा x इक्वल्स टू 383। अब आप कैलकुलेट करेंगे करेक्टेड x बार। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x बार इक्वल्स टू सिग्मा x हो गया आपका करेक्टेड, दैट इज 383 डिवाइडेड बाय n, दैट इज 20, 19.15। ये आपका आ गया करेक्टेड x बार। आ गई ये चीज़, इधर लिखते हैं अपन। ये आ गया आपका 19.15 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना है करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर। करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए आप डायरेक्ट इसको एक्स स्क्वायर मत कर देना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर। ठीक है, अब है n है आपका 20, x बार है आपका 5 का स्क्वायर कितना हो गया? इसका 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस x बार कितना है? 20, इसका स्क्वायर हो गया 400। क्लियर? ये आ गया 425 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 8500। ये आ गया आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करेंगे करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है? रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग आइटम का होल स्क्वायर प्लस करेक्ट आइटम का होल स्क्वायर। ठीक है, 8500 माइनस रॉन्ग आइटम है आपका 30 का होल स्क्वायर माइनस करना है प्लस 13 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, वैल्यू आ रही है आपकी 7769।
इधर आ जाएगा 7769 डिवाइडेड बाय n, n है आपका 20। इसको डिवाइड कर लीजिए, इसका भी होल स्क्वायर निकाल लीजिए, अंडर रूट 21.73। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 4.66। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा फॉर्मूला है, डैट मीन्स इनमें से 4 तो क्या है, करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, देखिए bxy इक्वल्स टू आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये सही है। byx में ये है आर सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स है, ये भी सही है। ये bxy इक्वल्स टू ये हो गया आपका सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई, ये भी सही है। ये आपका रॉन्ग है फॉर्मूला, तो इसका आंसर क्या हो गया, bxy इक्वल्स टू सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा y स्क्वायर। नेक्स्ट इज द पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये सब आते हैं, बट जो पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो क्या है, मीडियन। फाइन, मीडियन आपका क्या है, पोजिशनल है, क्योंकि ये सेंट्रल में, इसकी क्या होती है, वैल्यू सेंटर में ही होती है, तो ये पोजीशन पे ही पॉइंट आउट करता है, इसलिए पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 5 इज। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला होता है डैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट 1/12 ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम्स, तो 1 से लेके 5 तक की डिजिट्स लेनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया n। इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 12, 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 25 माइनस 1, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 12, तो अंडर रूट 2 का सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है 1.414, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x बार इफ मोड 24 मीडियन 25। आपको ये दोनों गिवन है और उससे आपको x बार फाइंड आउट करना है, तो इसका भी हमारा एम्पेरिकल मेथड वाला फॉर्मूला है डैट इज 1/2 3m माइनस जेड। ठीक है, 1/2 3m है आपका मीडियन मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस जेड क्या है, मोड, तो 75 माइनस 24 1/2 दैट इज 25.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इफ वैल्यू ऑफ QD इज 24। MD आपको फाइंड आउट करना है, QD गिवन है 24, तो इसका फॉर्मूला है आपका QD इक्वल्स टू 5/6 MD, तो 5/6 QD 24 गिवन है, तो MD फाइंड आउट कर लेंगे, MD इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है 28.8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स द परसेंटेज वैल्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा हुआ है, इसमें आप ये देखते हैं ये जो वैल्यू होती है डिस्टेंस वो x बार कवर करता है। ठीक है, उसी का डिस्क्रिप्शन है कि अगर 95.45% कवर कर रखा है उसने एरिया को, तो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस करना होगा, डैट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें तो x बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन, वो कहाँ आ जाएगा, जैसे x बार 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, x बार 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, ये जो टोटल एरिया है वो है 95.45। नेक्स्ट है 99, वो होगा x बार प्लस माइनस 2.575 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट है 99.73, ये होगा x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा आपका x बार 3 स्टैंडर्ड डेविएशन।
बात आ रही है 95% की, वो कौन कवर करता है? x बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ। देखिए फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या है आपका? दैट इज LP, अंडर रूट LP। L है लेस्पियस, P फॉर पाशेस मेथड। अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लेस्पियर और पाशे मेथड का क्या है? ये ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन में हम वैल्यूज का अंडर रूट निकालते हैं, इसमें भी हम अंडर रूट निकालते हैं इन दोनों का। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ R if PE इज 0.018 और N इज 25। R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ऊपर भी हमने PE का फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्या था? PE इक्वल्स टू 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट N। सब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 0.018 इक्वल्स टू 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट N। अंडर रूट N हो गया 25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू 5 आ जाएगी। इधर मल्टीप्लीकेशन है 0.018 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 0.6745। ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 0.1334। ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस R स्क्वायर। अब R स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये इधर, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.334। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 0.8666। इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो R इक्वल्स टू अंडर रूट पे आ जाएगा, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 0.93। नेक्स्ट इज स्कैटर डायग्राम एस्टिमेट्स डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस, डायरेक्शन ऑफ कर्टोसिस, डायरेक्शन ऑफ रिग्रेशन, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। जब भी आप स्कैटर डायग्राम के बारे में सुनते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले कोरिलेशन स्ट्राइक करता है। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड ऑफ कोरिलेशन हमारा किससे रिलेटेड है? स्कैटर डायग्राम। दैट मीन्स डॉट वाला, जो आपने इसको वो डॉट में पढ़ा था, ये डॉट जो आप बनाते हैं वो स्कैटर डायग्राम में बनाते हैं। तो आप क्या एस्टिमेट करते हैं? डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई। देखिए फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर 2 ही टेस्ट सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको आइडियल बोला गया है। फाइन, कौन सा? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये सर्कुलर टेस्ट को नहीं फुलफिल करता है, नहीं सेटिस्फाइड करता है। सर्कुलर टेस्ट है आपका P10 मल्टीप्लाई बाय P12 मल्टीप्लाई बाय P20 इक्वल्स टू 1। ये आपका सर्कुलर टेस्ट है जिसको कि वो सेटिस्फाई नहीं करता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है? फैक्टर्स रिवर्स हो जाते हैं। P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। ये होता है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन दोनों को तो ये सेटिस्फाई करता है, इसको नहीं करता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड फॉर रेयर इवेंट्स। देखिए थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अपने एक वीडियो में, जिसमें मैंने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया है। फाइन, तो उसमें हमने क्या देखा था? जो भी रेयर इवेंट्स होती है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है? नियर बाय 0 या 0 है, बट N is very large, P is very small or almost 0। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, ऊपर भी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था जिसमें ये शेप बनाई थी। ये शेप कौन सी है आपकी? बेल शेप।
तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट इज कंप्यूटेड। देखिए यहाँ पे आपको कंपाउंड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। कंपाउंड इवेंट्स आर व्हेन 2 और मोर इवेंट्स आर हैपन टुगेदर। जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स एक साथ होती हैं वो आपकी होती है कंपाउंड इवेंट्स। और जो हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो इसी पे एम्फसाइज करती है कि जो भी कंपाउंड इवेंट्स हैं वो इससे ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू पी ए बी डिवाइडेड बाय पी बी। और ऐसे पी बी अपॉन ए इक्वल्स टू पी ए बी डिवाइडेड बाय पी ए। ऐसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं हमारी कंपाउंड इवेंट्स की। फाइन, अब हम इनको भी डिस्कस करते हैं जिससे आपके दूसरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। नेक्स्ट इज एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम आपकी 2 कंडीशंस में लगती है, जब 2 इवेंट्स क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट लिख रहे हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और सेकंड, जब इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट देयर आर सम कॉमन केसेस इन देम, उनमें कुछ कॉमन केसेस हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यूनियन है तो माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसी में दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ये आपके एडिशन थ्योरम के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इज दैट कि जो इवेंट अकर होगी वो मल्टीपल रीजंस में से किसी भी एक रीजन से क्रिएट होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस थ्योरम। सो वी कैन से व्हेन द इवेंट अकर्ड through a various reasons of independent events or reasons, then the conditional probability of a particular event is known as inverse probability. These probabilities are found out by Bayes theorem. Fine. Next is combination, selection or a group without consideration of any order. तो वो क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन, एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज डन बाय द टेस्ट। देखिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कंप्लीट चैप्टर का मेरा फुल वीडियो है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो उसमें आप देखेंगे कि हम क्या यूज करते हैं, एफ टेस्ट यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के कैलकुलेशन में। हेलो, टर्मिनल कॉस्टिंग इज रिलेटेड टू, टर्मिनल कॉस्टिंग आपकी रिलेटेड होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या है, टर्मिनल कॉस्टिंग। जो हमारे बिग जॉब्स हैं उनको ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कैरीड आउट होते हैं एट द साइट ऑफ कस्टमर। ये जो जॉब्स परफॉर्म किए जाते हैं वो कस्टमर की साइट पर ही किए जाते हैं, नॉट इन द फैक्ट्री प्रेमाइसेस। फाइन। नेक्स्ट इज यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग बाय यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वेयर मैन्युफैक्चरर इज कंटिन्यूअस। इसमें आपका मैन्युफैक्चरर लगातार चलता रहता है, यूनिट्स आर आइडेंटिकल। फाइन, जिसमें यूनिट्स आपकी आइडेंटिकल होती है, कैसे, लाइक शुगर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री और ब्रिक्स। अब इनमें क्या किया जाता है, सब जितने भी शुगर इंडस्ट्री होगी उन सब में सेम ही मेथड्स यूज किए जाएंगे। सेकंड,
जो भी आपकी यूनिट्स होती है वो आइडेंटिकल होती है। जैसे ये होगी आपकी पर क्विंटल, ठीक है। ब्रिक्स हो गई 1000 ब्रिक्स, और सीमेंट हो गई आपकी पर टन, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट कॉस्टिंग। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स which are affected by process. Each process is treated as cost center. फिनिश गुड जो भी प्रिपेयर होता है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से होके गुजरता है, और ईच प्रोसेस में आपका कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, इसलिए ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज कॉस्ट सेंटर। फाइन, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग, लाइक क्लोथ पेपर। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। Uniform costing is refers to a system. System means procedures and principles which are uniformly followed by several companies of same industry. That means जो एक ही व्यापार में लगी हुई है different companies, उन सभी में same principles और procedures follow की जाती है to be comparison. फाइन, कंपैरिजन करने के लिए, इसलिए उनकी कॉस्टिंग क्या हो गई, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 42 इज मितव्ययी आदेश मात्रा ज्ञात करो यदि वार्षिक उपभोग 2000 इकाइयाँ, प्रति इकाई लागत 1.5 रुपये, प्रति आदेश लागत 6 रुपये, और प्रति इकाई भंडारण 1 वर्ष की औसत रहतिया पर 10% वार्षिक है। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, EOQ। EOQ का क्या फॉर्मूला है हमारा, डैट इज 2AO डिवाइडेड बाय C, ठीक है। ए है आपका एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू ये है A 2000 इंटू ऑर्डर कॉस्ट कितनी है आपकी 6 रुपीज़। आप कैलकुलेट करना है आपको C, डैट इज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए जो आपको क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष की लागत औसत रहती पे 10% वार्षिक, तो इसका 10% आपकी क्या हो गई, कैरिंग कॉस्ट हो गई है। 1.5 का 10% दैट इज 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15, आप इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 400 यूनिट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, विच वन इज नॉट द मैथड ऑफ कॉस्टिंग। देखिए ऊपर हमने कॉस्टिंग के मैथड डिस्कस किए थे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी आपका मैथड है कॉस्टिंग का, टारगेट कॉस्टिंग भी मैथड है। इस टारगेट कॉस्टिंग में हम सर्टेन प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसको यूज करते हैं। टारगेट कॉस्टिंग इज एन अप्रोच टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट ensuring desired profit. This is also a method of costing. Next is marginal costing. ये क्या है, आपकी टेक्निक है, ये मेथड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। In marginal costing, only variable cost is considered in decision making. Fine. Batch costing, it is also a method of क्या है, costing. फाइन, अब इसमें क्या होता है, आपके स्मॉल बैचेस बने हुए होते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो स्मॉल प्रोडक्ट्स में रेडी किया जाता है, लाइक मेडिसिन्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ सेम काइंड इन लार्ज क्वांटिटी, तो आप क्या यूज करते हैं, बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस आर रिलेटेड। नक्शा कार्यालय खर्चे संबंधित है, वो किससे रिलेटेड है, वर्क्स ओवरहेड से रिलेटेड है। फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो किस में आते हैं, वर्क्स ओवरहेड में, और जो हमारा ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस है वो हमारे इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड है। फाइन, तो इसका आंसर हो गया वर्क्स ओवरहेड। फर्स्ट है हमारा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड सारी क्या होती है, सैलरीज एंड परक्यूसाइड्स ऑफ मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स।
Selling overhead relates to the cost which are related to promoting the sales and retaining the customers. Fine. Distribution overhead is a cost of process which begins with the dispatch of product and ends when the goods are sent to customer. Items not included in cost accounts are, देखिए जो आइटम्स आपके कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होते हैं उनको आपको यहाँ बताना है। तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेंस रिलेटेड टू फाइनेंस, और ये क्या हो गई इनकम रिलेटेड टू फाइनेंस, और ये क्या है एबनॉर्मल लॉस। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज, सामग्री नियंत्रण की तकनीक कौन सी है? इसमें आपको 3 अप्रोचेस गिवन है। फर्स्ट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वैड एनालिसिस और जेट अप्रोच। फाइन। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही टेक्निक आप यूज करते हैं एज अ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, अब हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपकी EOQ। EOQ हमें बताता है हाउ मच टू परचेज, कितना आपको परचेज करना है। उसके डिसीजंस के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं 2AO डिवाइडेड बाय C अंडर रूट। ठीक है, इससे आपको एक ऐसी क्वांटिटी पता लग जाती है जिस पे कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना होता है और उसको आप अपने स्टोर में रखना होता है। नेक्स्ट इज वेड एनालिसिस। एज यू नो कि स्टोर में हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स यूज आते हैं। अब उन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स के लिए आप 3 मेथड यूज करते हैं, दैट इज V, E एंड D। V is vital, E is essential, next is desirable। तो इस वाइटल में वो स्पेयर पार्ट्स आते हैं जो कि आपको स्टोर में रखना ज़रूरी है, जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो ये ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं आपके स्टोर में। नेक्स्ट इज असेंशियल, इनके बिना हमारा प्रोडक्शन तो हो जाता है बट अफिशिएंटली नहीं होता है। फाइन। नेक्स्ट इज डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल दैट मीन्स आप इसको मशीन के अपकीप या वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज JET अप्रोच, दैट इज जस्ट इन टाइम। दैट इज जस्ट इन टाइम। ये सबसे पहले यूज़ किया गया था जापान में। वहाँ पे क्या किया गया कि जो भी इन्वेंट्री है उसको आप स्टोर में नहीं रखते हैं। जैसे नेक्स्ट डे आपको रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स की। फाइन। तो ये उसकी पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं और उसका ऑर्डर कर देते हैं एक दिन पहले। तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है आपका एक दिन पहले, तो मॉर्निंग सुबह ही आपको ये रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है आपके प्रोडक्शन हाउस में। फाइन। अब आप उसी दिन यूनिट्स प्रोड्यूस करके फिनिश गुड्स भी आप सेम डे ही डिस्पैच कर देते हैं। इस टाइप से ये रोटेशन चलता रहता है। इसमें ना तो आपको स्टोर में रॉ मटेरियल रखना पड़ता है ना ही फिनिश गुड्स। तो इससे ये जो प्रॉपर प्लानिंग की जाती है वो क्या कहलाती है अप्रोच, दैट इज जस्ट इन टाइम अप्रोच। फाइन। नेक्स्ट इज कंप्यूट लेबर टर्नओवर बाय फ्लक्स रेट मेथड। आपको फ्लक्स रेट मेथड यूज करना है, तो फ्लक्स रेट मेथड में आपका फॉर्मूला है किसका, लेबर टर्नओवर का, दैट इज नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। फाइन। तो अब यहाँ से आप रीड करेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। देखिए यहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 1 अप्रैल एंड 30 अप्रैल आपको गिवन है, इससे आपको एवरेज निकल जाएगा 950
प्लस 1050 दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ गए? 1000 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट है नो लेफ्ट, नंबर ऑफ लेफ्ट है 10, 30 कार्य मुक्त किए गए। अप्रैल में 140 नियुक्त है, जिनमें से 120 कारखाना विस्तार से कारण है। तो नंबर ऑफ लेफ्ट और डिस्चार्ज दैट मीन्स नंबर ऑफ सेपरेशन। तो 30 प्लस 10 दैट इज 40। तो नंबर ऑफ सेपरेशन हो गया 40 प्लस रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट में आप देखेंगे कि 140 में से 120 क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंशन से, तो 20 क्या हुए? रिप्लेस हुए हैं। तो डिवाइडेड बाय प्लस 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। फाइन। तो लेबर रेट क्या आ रही है आपकी? 60 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 दैट इज 6%। अब 6% आपकी क्या आ रही है? मंथली आ रही है, क्योंकि ये आपने मंथ के अकॉर्डिंग निकाला है। अब आपको एनुअल कैलकुलेट करना है, तो एनुअल रेट क्या है? दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 72%, दैट इज 73%। Compute work cost of job under HALSEP system if standard time 9 hours, actual time 6 hours, wages rate 30, material of job 320 and works overhead recovered at 150% of wages। अब आपको हालसे सिस्टम इसमें अप्लाई करना है। तो हालसे सिस्टम का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस 50% मल्टीप्लाई बाय दैट इज टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। एक्चुअल टाइम आपको कितना गिवन है? 6 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट के लिए आपको क्या गिवन है? कोई भी आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है। क्या बोला गया है कि मजदूरी कितनी है? 30 रुपीज़ है और कारखाना उपरिव्यय इसका 150% है। तो इसमें हम वर्क्स ओवरहेड भी ऐड करेंगे, तो 30 का 150% दैट इज 45 रुपीज़। ठीक है, 45 आपके क्या हो गए हैं? वर्क्स ओवरहेड हो गए हैं। और लेबर कितनी है आपकी? 30 रुपीज़। तो ये हो गया 75 रुपीज़ आपकी क्या हो गई है? रेट। फाइन, लेबर रेट। तो डैट इज 75 प्लस 50% अप्लाई बाय टाइम सेव्ड। अब देखिए एक्चुअल टाइम कितना है? 6 आवर्स और स्टैंडर्ड टाइम्स है 9। डैट मीन्स टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। 9 माइनस 6 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 75। फाइन, इसको सॉल्व करेंगे। 450 प्लस 112.5 562.5 ये आपकी क्या आ गई है? लेबर रेट आ गई है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है? मटीरियल ऑफ द जॉब कितना गिवन है? 320 रुपीज़। 320 में आप ये लेबर का ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ द जॉब। ठीक है, तो 562.5 प्लस 320, ठीक है, 882.5। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट इज कन्वर्जन कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट दैट इज इंकर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो भी कॉस्ट इंकर्ड करती है वो है कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट में आप डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, वर्क्स ओवरहेड आ गया। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द क्वांटिटी एट वैल्यूज। देखिए, जब भी हम कंप्यूटेशन करते हैं कॉस्ट शीट में तो सबसे पहले आपकी आती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसमें आपने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। ठीक है,
इसमें आपके ऑफिस ओवरहेड्स ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि आपने क्वांटिटी किस पे वैल्यूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। फाइन, इसके बाद क्या आ गया था आपका COG, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो इसमें आपका आंसर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट्स। इसी पे ही ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटीज की वैल्यू की जाती है। नेक्स्ट इज ऑर्डर रिसीव फ्रॉम द 3 टाइप्स ऑफ कास्टिंग वेटिंग 18, 45, 27 टन्स रिस्पेक्टिवली। 10% of raw material used are wastage and sold at 20% of raw material cost. Material cost ₹250 per ton. Find total cost of material. 18, 45 और 27। ठीक है, अब ये बोला गया है कि प्रयुक्त कच्ची सामग्री में शेयर कितना हो रहा है, 10% का आपका लॉस है, जिसको कि आप कितने पे कर देते हो, 20% पे आप उसको बेच देते हैं। सामग्री की लागत ये है, तो कुल लागत बताइए। तो अब आपको पहले ये देखना होगा कि आप इनपुट कितना कर रहे हैं। ये तो आपका आउटपुट है, इनपुट देखना है। ठीक है, इसका है x, इसका है y, इसका है z। तो इसका 10% क्या हो गया, 0.1x, 0.1y, 0.1z। ठीक है, ये लेस कर दिया आपने, तो 18 आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, x माइनस 10% हो गया, तो 1/10 x इक्वल्स टू 18। 10x माइनस 1x इक्वल्स टू 180। 9x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स 180/9 दैट इज 20। तो x की यूनिट्स क्या आ गई हैं आपकी 20, y की आ जाएगी आपकी 50 और z की आ जाएगी 27। ये आपका आ गया है इनपुट। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो इनपुट में आपकी कितना दिया हुआ है, 250 रुपये पर यूनिट दिया गया है, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दो इनको। 5000, 12500, 7500। अब इसका 10% आपका क्या हो गया है, लॉस। 10% लॉस 500, 1250, 750। ये वेस्टेज है आपका। ठीक है, अब इस वेस्टेज से आपको इनकम कितनी हो रही है, 20%। तो 500 का 20% हो गया आपका, दैट इज 100 रुपीज। 1250 का 20%, 750 का 20%। ये आपको सेल ऑफ स्क्रैप है, 50 और 150। ठीक है, अब आपने इनपुट की यूनिट की कॉस्टिंग कितनी है, 5000 माइनस कितना रिसीव हो गया, 100, तो ये आ गया आपका 4900। इधर 12500 लेस 250 दैट इज 12250। इधर 7500 लेस 150 दैट इज 7350। तो अब टोटल क्या हो जाएगा आपका 4900, 12250 और 7350। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 24500। नेक्स्ट इज एक्सक्लेशन क्लॉज इज रिलेटेड टू, सोपान धारा से संबंधित है। हमने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। जो भी आपके बिग जॉब्स हैं उनको ही आप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फाइन, ये कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर की साइट पे किए जाते हैं, नॉट इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। क्यों? क्योंकि ये बड़े होते हैं, लाइक बिल्डिंग बनाना,
फाइन। तो अब कई बार क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके 1 ईयर से ज़्यादा में इम्प्लीमेंट होते हैं या पूरे होते हैं, तो एट दैट टाइम आपकी लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट ये सब बढ़ जाती है। उसके लिए जो भी क्लॉज यूज़ किया जाता है दैट इज़ योर एस्केलेटर क्लॉज, तो इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट इज वर्किंग प्रोग्रेस अंडर कंट्रोल, कॉस्टिंग इज वैल्यूड। देखिए आप WIP का जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, प्रॉफिट टेकन टू P&L, यही होता है फर्स्ट मेथड। सेकंड, इसमें आप ऐसे लिख भी देते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इन दोनों का मीनिंग यही है, एंड का मतलब है प्लस। दिस प्रॉफिट कैप्ड दैट इज प्रॉफिट टेकन टू P&L, तो इसका आंसर होगा A एंड B। लुक स्टूडेंट्स, आप पेपर में देखेंगे कई बार मिस्टेक आ जाती है, तो जो हिंदी वाला वर्जन है उसे ही वैलिड माना जाता है। फाइन, तो आप जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ इनकम्प्लीट लगे तो आप उसको हिंदी में जरूर रीड करें। फाइंड कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, यदि प्रमाणित कार्य कितना है 50%, वर्क सर्टिफाइड इज 50%, टोटल वर्क कंप्लीटेड इज 66.67 एंड द टोटल कॉस्ट जो आपका ये वर्क कंप्लीट हुआ है उसकी क्या है, दैट इज 180,970। दैट मीन्स 100% जो वर्क था उसमें से सिर्फ 66.67% वर्क कंप्लीट हुआ है, दैट मीन उसका 2/3। 100 का ये क्या हो गया है, 2/3। फाइन, अब आपको इसका 100% निकालना है, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये है हमारी 180,970, ये क्या है 2/3 है, ठीक है, इंटू 3/2, तो ये आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 271,455, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है। अब इसका टोटल कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का 50% कंप्लीट हो गया है, तो इसका 50% क्या है, वर्क डन 135,727.5, ये हो गया आपका वर्क सर्टिफाइड। क्लियर? और वर्क डन कितना है आपका 180,970, तो अनसर्टिफाइड कितना हो गया, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क दैट इज टोटल वर्क डन माइनस वर्क सर्टिफाइड। टोटल वर्क डन है आपका 180,970 माइनस वर्क सर्टिफाइड है आपका 135,727.5, आंसर है आपका 45,242। फाइंड द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन इफ इनपुट इज 4,000 यूनिट्स और आउटपुट है 300 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट, तो इनपुट है आपका 4,000, इसका 10% कितना हो गया है लॉस, तो ये हो गया 400, तो आपका आउटपुट कितना होना चाहिए, डैट इज 3600, लेकिन आपका आउटपुट कितना है 3800, डैट मीन्स ज़्यादा है, तो ये 200 यूनिट जो एक्सिस में है वो है आपका एबनॉर्मल गेन। यूनिट्स में आ गया ये आपका। अब आपको इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आपको क्या गिवन है, स्क्रैप सोल्ड गिवन है 2.5 पे और टोटल प्रोसेस कॉस्ट आपको गिवन है। तो हम पहले कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम, दैट इज टोटल कॉस्ट जो हमारी प्रोसेस कॉस्ट है माइनस सेल ऑफ स्क्रैप जो कि आपका नॉर्मल लॉस से मिला है, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। ठीक है, टोटल प्रोसेस कॉस्ट है आपकी 46,000 माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। अभी देखिए कितना 2.5 रुपये मिले हैं आपको, तो स्क्रैप कितना था 400, इसका 2.5 रुपये डैट इज 1000। ठीक है, माइनस 1000
डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है 4000 माइनस नॉर्मल लॉस 400, तो इधर आ गया 45,000 डिवाइडेड बाय 3600 12.5। अब ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई, एबनॉर्मल गेन है 200 का, मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो वैल्यू आ रही है आपकी 2500 रुपीज। नेक्स्ट इज बाय प्रोड्यूसेस इज द, जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या है आपका इंसिडेंटल प्रोडक्शन, वो इंसिडेंटली बन जाता है। फर्स्ट है मेन प्रोडक्ट। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मैनी प्रोडक्ट हैज इक्वल इम्पोर्टेंस, तो जिसमें उसका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो उसका मेन प्रोडक्ट होता है। अदर प्रोडक्ट इज नोन एज जॉइंट प्रोडक्ट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में आपका मेन प्रोडक्ट है मिल्क, ठीक है, और इसके जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या है, कर्ड एंड घी। फाइन। अब जो आपका इंसिडेंटल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा इसमें, चीज। फाइन। नेक्स्ट है कंप्यूट कमर्शियल टन किलोमीटर इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 130 किलोमीटर, बी टू सी 137 किलोमीटर, सी टू डी 200 किलोमीटर, सी टू ई 467 किलोमीटर, वेट कैरीड इन टर्न्स ए टू बी 20, बी टू सी 16, सी टू डी 10 एंड डी टू ई नील। तो देखिए कमर्शियल टन किलोमीटर का फॉर्मूला होता है दैट इज कमर्शियल टन किलोमीटर इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 130 प्लस 137 प्लस 200 प्लस 467 मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट। एवरेज वेट हो गया 20 प्लस 16 प्लस 10 और ये इसका नील है तो इसका आ गया 0 डिवाइडेड बाय 4, 11.5 934। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11.5 10741। देखिए ये कमर्शियल टन किलोमीटर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें एक होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अब एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, आप इंडिविजुअल डिस्टेंस को इंडिविजुअल वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ए टू बी में होगा तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बी टू सी में है तो 137 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, सी टू डी में है तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इसको नील से, ठीक है, और इनको ऐड कर देंगे तो आपका एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएगा। कंपोजिट लेवरेज इक्वल्स टू, देखिए लेवरेज दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिव लेवरेज। एफ ओ मल्टीप्लाई बाय ओ एल, वही आपका क्या है कंपोजिट लेवरेज। इसका फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू एफ EBIT डिवाइडेड बाय EBT। OL का क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लेवरेज इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज द ट्रेडिंग ऑन लोन्स। डेप्ट होते हैं उनके ऊपर रिटर्न को एम्पलीफाई करने के लिए होता है। सो वी कैन से लेवरेज इज द यूज ऑफ डेप्ट टू एम्पलीफाई द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न लेने के लिए आप डेप्ट का यूज करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग ऑन लोन्स। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट आपका क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है दैट इज टोटल ऑफ करंट असेट्स। फाइन। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है आपका, दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, किसको छोड़ के, बैंक, बैंक को छोड़कर। नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट असेट्स लेस करंट liability। हेलो, क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट।
आपको ये 4 फॉर्मूलेज गिवन है, इन 4 में से आपको चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। फाइन। फर्स्ट है आपका S माइनस वी इक्वल्स टू सी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू सी, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सही है। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इक्वल्स टू पीवी रेशियो, ये भी सही है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बट फिक्स्ड कॉस्ट माइनस प्रॉफिट नहीं होता है, क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो कि ये फॉर्मूला है। ये भी कंट्रीब्यूशन है और ये भी कंट्रीब्यूशन है, तो इक्वल हो गया, ये सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, जो कि इनकरेक्ट है, दैट इज एस माइनस वी इक्वल्स टू एफ सी माइनस पी। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंडिकेट्स। देखिए आपको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में पूछा गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है, इधर से टोटल कॉस्ट लाइन जा रही है और इधर से ये रेवेन्यू लाइन जा रही है। ये है सेल्स लाइन और ये है टोटल कॉस्ट लाइन। फाइन। तो ये जो पॉइंट है दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। यहाँ पे टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट सेम है, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये हो गया BP सेल्स, दैट इज BP एनालिसिस। फाइन। अब ये जो एंगल बन रहा है टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स लाइन के बीच में, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि आपको क्या बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बताता है। तो आपकी टोटल कॉस्ट लाइन जा रही है और ये टोटल सेल्स लाइन है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया है, प्रॉफिट। तो ये हो गया रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इक्वल्स टू पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बीपी सेल्स, दैट मीन्स बीपी सेल्स में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो यहाँ पे कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होता। और जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती जाती है बीपी सेल्स से, वो ही एरिया आपका क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। नेक्स्ट इज फाइंड फिक्स्ड असेट्स। इफ नेट वर्किंग कैपिटल इज 3,60,000, फिक्स्ड असेट्स टू नेट वर्थ इज 0.7। आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है दैट इज 3,60,000 और आपको फिक्स्ड असेट्स टू नेट वर्थ रेशियो गिवन है दैट इज 0.7। फाइन। अब आपको फिक्स्ड असेट्स फाइंड आउट करनी है, तो हम अज्यूम करते हैं लेट द फिक्स्ड असेट्स इज x, फिक्स्ड असेट्स इक्वल्स टू x। फाइन। और ये जो नेटवर्थ क्या होती है, फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका फिक्स्ड असेट्स टू नेटवर्थ का, फिक्स्ड असेट्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, जो कि हमारा नेटवर्थ मानते हैं हम, इक्वल्स टू 0.7। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, x इक्वल्स टू x प्लस वर्किंग कैपिटल कितनी है 3,60,000 इक्वल्स टू 0.7। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 0.7 x प्लस 252,000, ये उधर जाएगा, तो x माइनस 0.7x इक्वल्स टू 252,000, 0.3x 252,000, x इक्वल्स टू 252,000 डिवाइडेड बाय 0.3। आंसर आ रहा है आपका 8,40,000। नेक्स्ट इज फाइंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपको फाइंड आउट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपको नेट सेल्स गिवन है, डेटर्स गिवन है, BR गिवन है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है। ईयर्स में डेज कितने अज्यूम करने हैं, 360। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू एवरेज रिसीवेबल्स divided by net credit sales multiply by number of days in a year।
फाइन। अब एवरेज रिसीवेबल्स हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए डेटर्स गिवन है, BR गिवन है। डेटर्स क्या कितने हैं 45,000 प्लस BR दैट इज 15,000। टोटल है आपका 60,000, जिसमें से आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेस करना होता है। लेस प्रोविजन दैट इज 10,000, तो 50,000 आपके क्या आ गए हैं एवरेज रिसीवेबल्स। अब देखिए आपको यहाँ पे नेट सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां आपको BR और डेटर्स डायरेक्टली गिवन है, नेट क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आप सेल्स में से ये जो बैलेंस है उसको लेस कर देंगे। तो 3 लाख माइनस 50,000, तो कितना आ गया 2,50,000। तो डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 360। फाइन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है आपकी B दैट इज 72 डेज। वो है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 65 इज फ्लो ऑफ फंड्स विल बी इफ ट्रांजेक्शन इन बिटवीन। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था फ्लोज ऑफ फंड कब होता है, जब आपके पास दो चीजें हो। क्या हो, करंट और फिक्स्ड। दो आइटम्स के बीच ही आपका फंड फ्लो होता है, चाहे ये सी में क्या हो, करंट असेट हो या करंट लाइबिलिटी हो, और फिक्स्ड में फिक्स्ड असेट हो या फिक्स्ड लाइबिलिटी हो। लेकिन जो भी आपका सर्कुलेशन होना चाहिए वो करंट टू फिक्स या फिक्स टू करंट होना चाहिए। तो हम इसको चेक करते हैं, जो भी इस क्राइटेरिया में आ रहा है वहाँ पर ही फंड्स फ्लो हो रहे हैं। तो फर्स्ट है करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी, दैट मीन्स दोनों जगह सी आ रहा है, तो यहाँ फंड फ्लो नहीं है। नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एफ आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड असेट्स एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, तो इनके बीच में भी फंड फ्लो नहीं है। नेक्स्ट इज डिबेंचर्स फिक्स्ड है और बैंक आपका करंट है, दैट मीन्स एक जगह फिक्स आ गया एक जगह करंट आ गया, वहाँ पे अपना फंड फ्लो है, तो दैट इज डिबेंचर्स एंड बैंक अकाउंट। क्वेश्चन इज नेट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय। देखिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस्ड होती है टू टाइप से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म किससे होगी, ट्रेड क्रेडिट्स हो गए, बिल्स डिस्काउंटेड हो गए, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म के लिए आपका आ जाता है इक्विटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई वर्ड मेंशन नहीं है। अगर यहाँ शॉर्ट टर्म होता तो आपके लिए ये दो ऑप्शंस होते, फाइन, लेकिन आपको यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स आप लॉन्ग टर्म अज्यूम करके इसको टिक करेंगे, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट इज सोशल ऑडिट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। सबसे पहले सोशल ऑडिट कहाँ की गई थी, दैट इज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इन 1979 में सबसे पहले इस कंपनी में किया गया था। अब देखिए सोशल ऑडिट क्या है। सोशल ऑडिट इज अ मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग और अल्टीमेटली इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल एंड सोशल परफॉर्मेंस। दैट मीन्स जो भी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी ड्यूटीज है किसी भी कंपनी की, उसका ऑडिट करवाना ही सोशल ऑडिट है। नेक्स्ट इज डिस्क्लेमर ओपिनियन इज गिवन बाय एन ऑडिटर इफ ही इज। डिस्क्लेमर ओपिनियन क्या होती है, असहमति की सलाह। वो कब दी जाती है, जबकि ऑडिटर को प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, तो फेल्स टू ऑब्टेन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट भी हम डिस्कस करते हैं, फाउंड्स मिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अगर उसको मिस स्टेटमेंट मिलते हैं तो वो क्या देता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट इज वर्ड ऑडिटिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। वर्ड ऑडिट ऑर्डर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू हियर, और जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है।
नेक्स्ट इज टिमिंग एंड लैडिंग इज रिलेटेड टू, देखिए टिमिंग और लैडिंग आपका रिलेटेड है फ्रॉड ऑफ कैश से। कैसे? सपोज कीजिए आपके पास एक कस्टमर आया, उसने 5000 की शॉपिंग की, आपने उसका ट्रांजैक्शन नोट नहीं किया और उसने कैश आपको दिया है, फाइन, वो आपने अपने पास रख लिया। फिर अगेन सेकंड कस्टमर आया, उसने भी 5000 की शॉपिंग की, तो अब आपने क्या किया, जो हमारा सेकंड कस्टमर था उसकी एंट्री कर दी फर्स्ट कस्टमर के अकाउंट में, फाइन। और ऐसे ही आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कस्टमर आया और सबने सेम ट्रांजैक्शन की शॉपिंग की, तो आपने थर्ड की कर दी सेकंड में, फोर्थ की कर दी थर्ड में। तो इस टाइप से आप कंटिन्यूटी में फ्रॉड ऑफ कैश करते जा रहे हैं, दैट इज योर फ्रॉड ऑफ कैश। नेक्स्ट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है, अपॉइंटमेंट किसके अंडर में होता है, दैट इज 148 के अंडर में द प्रेसिडेंट कैग का अपॉइंटमेंट किया जाता है, फाइन। अब 149 किससे रिलेटेड है, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कैग, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कैग, फाइन। 151 किससे रिलेटेड है, रिपोर्ट्स ऑफ कैग रिलेटेड टू यूनियन विल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइन। जो भी आपकी रिपोर्ट है जो कैग ने रेडी की है यूनियन से रिलेटेड, वो प्रेसिडेंट को सबमिट करनी होगी। 150 फॉर्म्स द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट। तो चारों क्लियर है। नेक्स्ट इज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर आर गिवन अंडर सेक्शन। जो डिसक्वालिफिकेशन है आप कौन से सेक्शन में लेते हैं, देखिए फर्स्ट 139 है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फाइन। 141 क्या है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। तो इसका आंसर क्या है, 141। और ये रिलेटेड है आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज से, फाइन। और ये है ऑडिट कमिटी से, जो कि बीओडी फॉर्म करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसका आंसर हो गया सेक्शन 141। नेक्स्ट इज पास एंड राइट्स एंड ड्यूटीज, हमने ऊपर डिस्कस किया है। 140 किससे है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ठीक है। 141 क्या हो गया, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। 148 हो गया कॉस्ट ऑडिट प्रोविजंस। जितने भी आपके रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजन गिवन है वो सेक्शन 148 बताता है हमें। ऐसे 230 रिलेटेड, ऐसे 230 रिलेटेड है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से, दैट इज द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर performed by an auditor, collect evidence and conclude himself। जो भी डॉक्यूमेंट्स, वर्किंग पेपर्स एक ऑडिटर यूज करता है अपनी राय देने के लिए, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें एक एक डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो आएंगे आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न दैट मीन्स ओनर और बिजनेस दोनों एक सेपरेट एंटिटी है, और ओनर को अगर कुछ हो जाता है तो उसका इफेक्ट बिजनेस पे नहीं पड़ता है, बिजनेस चलता रहता है चाहे ओनर कोई भी हो। तो दैट इज गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। जो भी वर्क उसको असाइन किया गया है वो सिर्फ उसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एन ऑडिटर टू असरटेन द एक्यूरेसी एंड कंप्लायंसेस ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकी एक्यूरेसी और कंप्लायंसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, दैट इज योर ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व इज नॉट इलीगल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर। इन तीनों के लिए ये इलीगल नहीं है, ये सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। और व्हाट इज द सीक्रेट रिजर्व? द रिजर्व दैट अ कंपनी डज नॉट डिस्क्लोज इन इट्स बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट में नहीं शो करती है ये रिजर्व। नेक्स्ट इज टैक्स अवॉइडेंस इज अनएथिकल है, ये अनैतिक है।
नेक्स्ट इज विच वन इज पनिशेबल क्राइम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन पनिशेबल है, पनिशमेंट किस में मिलता है। दैट इज टैक्स इवेजन। व्हाट इज टैक्स इवेजन? टैक्स इवेजन मीन्स कंसीलिंग इनकम एंड इंफॉर्मेशन, आय और सूचनाओं को छिपाना फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटी। सो दैट इज कर इवेजन, कर बचाना है। फाइन, इट इज इलीगल, तो इलीगल है तो पनिशेबल होगा। अब इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज टैक्स मैनेजमेंट? टैक्स मैनेजमेंट इज द फिलिंग रिटर्न एट टाइम एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। टैक्स प्लानिंग इज अ मीन्स टू रिड्यूस द टैक्स बाय द वे ऑफ डिडक्शन, रिबेट एंड इंसेंटिव्स। इन तीनों को यूज करके आप टैक्स को कम करते हैं, दैट इज योर टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस मीन्स लीगली रिड्यूसिंग योर टैक्स लायबिलिटी। आप टैक्स लायबिलिटी को लीगली रिड्यूस करते हैं, दैट इज योर टैक्स अवॉइडेंस। नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग कवर्स, तीनों चीजें आ जाएंगी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज PAN stands for that is permanent account number. TDS rate on winning horse race in India for the resident in India is 30% plus surcharge. Section 194BB of IT Act 1961, उसमें 30% प्लस सरचार्ज देना होता है आपको विनिंग हॉर्स रेस पर। क्वेश्चन नंबर 81 इज PPF अकाउंट इज ओपन फॉर द ईयर्स। PPF मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट मैच्योर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अकाउंट वॉज ओपनड। जिस साल में अकाउंट खोला गया था उसके आगे के 15 साल में, जिसमें कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, भी आपका PPF अकाउंट एक्सपायर होता है। तो इसका आंसर है 15 years। आपने 1 जनवरी 2015 में इसको ओपन किया है। अब ये अकाउंट कब एक्सपायर होगा? ये होगा 31 मार्च को, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा कब एंड होता है? 31 मार्च को 2030 को। आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 82 मैक्सिमम पेनल्टी फॉर कंसीलेशन ऑफ फैक्ट इज। देखिए, तथ्यों को छिपाने के लिए अधिकतम दंड, इसकी सीमा क्या है? 100% टू 300%। तो इसमें मैक्सिमम पूछी गई है, तो आंसर है आपका 300%। इनकम टैक्स अथॉरिटी से तथ्य छिपाने के लिए आपको मैक्सिमम पेनल्टी देनी होगी 300%। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी इज। ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट क्या है? IT एक्ट 1961 का सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ग्रेच्युटी की मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट बताता है 2 लाख रुपीज़। ये आपका पुराना पेपर है तो ये अपडेटेड इसमें वैल्यूज नहीं है। आपको क्या आंसर देना है? 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल टैक्स वॉज डिडक्टेड इफ पेड बाय। नगर पालिका कर कौन पे करता है? जिसका कि मकान है, लैंडलॉर्ड। Which R is incorrect, कौन सा गलत है? ये देखिए, इसमें फर्स्ट बोला गया है सेक्शन 80C रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड, ये सही है। और इसमें एग्जेम्पशन की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 1.5 लाख रुपए, ठीक है, एग्जेम्पशन की। और सेक्शन 80CCC रिलेट्स टू पेंशन, ये भी सही है। इसमें भी डिडक्शन कितना मिलता है आपको? दैट इज 1.5 lakhs। नेक्स्ट इज सेक्शन 80D रिलेट्स टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। यस, ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है। असेसी के खुद के, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए। फाइन, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 86 इज असेसमेंट ईयर इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वो है आपका 2 सबसेक्शन 9। इसमें आपको असेसमेंट ईयर के लिए बताया गया है असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ये
फाइन 12 मंथ का पीरियड है और एंड्स कब होगा 31 मार्च को। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 आपको बताता है अबाउट द असेसी। जो भी पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अपने कमाए गए प्रॉफिट्स, सैलरी, लॉसेस, गेन्स, उनके लिए उसको टैक्स देना पड़ता है, तो वो जो पर्सन है डेट इज द असेसी। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने। फाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। जीएसटी में कौन सा टैक्सेबल है? फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ फूड अ हॉस्पिटल टू पेशेंट्स नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडेंट्स और विजिटर्स। यस, ये इसमें आता है। नेक्स्ट इज सर्विस बाय ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोक डांसर चार्जेस रुपीज। देखिए वो 1,50,000 तक क्या है एग्जेम्प्ट है, उसके बाद में उसमें जीएसटी लगता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर रेजिडेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज। देखिए इसमें हमारा आईटी एक्ट का सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो सेंट्रल ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट टैक्सेबल। फाइन। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना लेती है? 5,000 रुपीज तक लेती है। इसमें हम आंसर क्या देख रहे हैं? नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट इज रॉयल्टी पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज ट्रीटेड एज, टाइम के अकॉर्डिंग आप पे करते हैं, डेट इज योर रेंट। नेक्स्ट इज मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज, न्यूनतम किराया क्या कहलाता है? फिक्स्ड रेंट यस, डेड रेंट यस, फ्लैट रेंट यस। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट इज आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज बी, कार्यहीन समय। दैट मीन्स आइडल टाइम वो टाइम है जिसको कि प्रोड्यूसर चाहकर भी कम नहीं कर सकता है। लाइक अगर आपको स्टैंडर्ड आवर्स कितने दे रखे हैं? 5,000 और वर्किंग आवर्स कितने हुए हैं? 4,850। तो ये जो 150 आवर्स है वो लेबर के, रेस्ट के हैं, लंच के हैं, तो इन आवर्स को आप चाहकर भी कम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है? एडवर्स होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। फाइन। और इसका क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय आइडल टाइम। Next is if actual production is equal to standard production then material sub quantity variance will be। देखिए जो हमारा मटेरियल सब क्वांटिटी वेरिएंस है वो क्रिएट कब होता है? जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में डिफरेंस होता है। अब जब ये बोला गया है कि ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आपका ये वेरिएंस क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट इज विच इज द कंटीजेंट लाइबिलिटी। देखिए कंटीजेंट लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी और द पोटेंशियल लॉस में अकर इन द फ्यूचर, जो अभी नहीं है बट फ्यूचर में हो सकता है। तो बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, यस ये हमारी लाइबिलिटी हो सकती है। लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड अप शेयर्स, यस हो सकता है कि कोई उसको पे ना करे। नेक्स्ट इज अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड शेयर्स, यस, तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 349 और 350, ये दोनों ही मैनेजरियल रिम्यूनरेशन से रिलेटेड अंडर सेक्शंस हैं। इसमें ये बोला गया है कि कंपनी के जितने भी जेन्युइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उसमें से ही आप मैनेजरियल रिम्यूनरेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स बनाकर आप मैनेजरियल रिम्यूनरेशन नहीं देंगे। नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड रिसीव किया है फ्रॉम इट्स सब्सिडरी कंपनी। आउट ऑफ प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी अकाउंट। नेक्स्ट है सिग्मा डी स्क्वायर विल बी मिनिमम
इफ द डेविएशन ऑफ एस वेरिएबल आर टेकन फ्रॉम, देखिए आप देखते हैं कि सिग्मा डी स्क्वायर हमारा जीरो या ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, वो कब होता है, फ्रॉम द एक्चुअल मीन। सेंट बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने गुड्स दे दिए हैं, भेज दिए हैं अपनी ब्रांच को, बट अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, तो क्या कहलाएंगे, गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि गुड ही आपका क्या है, मार्ग में है, कैश नहीं है, तो इसलिए ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। इसका आंसर है बी, गुड्स इन ट्रांजिट।